नमस्कार बच्चों, उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज बात करेंगे हम आपका जो नया संशोधित पाठ्यक्रम आया है 10वीं क्लास के सामाजिक का, उस 10वीं क्लास के संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में। कौन सा भाग रखा गया है और किन किन बातों को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है या अलग कर दिया गया है। क्योंकि सरकार अभी तक तो इसी उलझन में चली है, स्कूल कब खुलें कब नहीं खुलें, अभी तक ये पूरा निर्णय नहीं हो पाया है। और जब भी स्कूल खुलेगी तब से कितना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और कितने पाठ्यक्रम से बोर्ड में संभावित प्रश्न बनने की गुंजाइश रहती है, जो जो पार्ट इसमें शामिल किया गया उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक के अंदर जो आपके इतिहास वाला भाग है, उस इतिहास वाले भाग में। इतिहास वाले भाग के अंदर जो आपका पहला पार्ट दिया गया है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसमें कौन कौन सी बातों को रखा गया है और किन किन बातों को हटाया गया है। तो सबसे पहले शामिल हुआ है उनको देखते हैं, फिर हम बात करेंगे किन किन भाग को हटा दिया गया है उस हटाए गए भाग के बारे में। तो शामिल रखा गया है मौर्य वंश को, मौर्य वंश के प्रमुख शासकों को, किस प्रकार से मौर्य वंश का पतन होता है और मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था, मौर्यों की सैन्य व्यवस्था कैसी थी और मौर्यों की न्याय व्यवस्था कैसी थी, इस भाग को। इसके अलावा गुप्त वंश को, गुप्त वंश के साम्राज्य को, इनकी की पूरी सांस्कृतिक उपलब्धियों को और उस समय का जो समाज था उस गुप्तकालीन समाज को। साथ में रखा गया है इस वर्धन वंश को। ये जो तीन भाग है, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का और वर्धन वंश का, इन्हें रखा गया है। इनके अलावा जितने भी राजवंश थे उन सबको हटा दिया गया है। जो पहले सबसे पहले पार्ट के स्टार्टिंग में आता है आपके महाजनपद काल, महाजनपद काल को हटा दिया गया है। राजस्थान के जो प्रमुख जनपद थे उस प्रमुख जनपदों को हटा दिया गया है। शुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य वंश, इन सब को पाठ्यक्रम में से इस बार के लिए हटा दिया गया है पहले पार्ट में। इसी के साथ बाह्य आक्रमण में हम शक, हुण और कुषाणों के बारे में पढ़ते थे कि किस प्रकार से शकों ने, हुणों ने और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के साथ ही उन्होंने अपना आत्मसातीकरण कर लिया। इस टॉपिक को भी इस बार के लिए पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है। हम आगे बात करें दूसरे पार्ट के बारे में, संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर 1757 तक। तो संघर्षकालीन भारत के अंदर हम लोग देखते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश और लोधी वंश, इन 5 वंशों के बारे में और साथ ही साथ इस दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, इस दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। फिर मुगलों का आगमन हो जाता है और मुगलों के आगमन के बारे में भी इस दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों को इस बार भी पढ़ना होगा। और क्या क्या पढ़ना होगा? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया सूर साम्राज्य, सूर साम्राज्य के बाद फिर से अकबर का आना, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनके बाद मुगलों का जो प्रशासन था, उस मुगलों के प्रशासन के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर विशेष रूप से हम देखेंगे कि राजस्थान के कुछ ऐसे प्रमुख राजाओं के बारे में जिन राजाओं ने यहां बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों के साथ में कुछ ने प्रतिरोध किया और कुछ ने उन राजाओं का सहयोग किया। तो प्रतिरोध करने वाले कौन थे और सहयोग करने वाले कौन थे? वो राजस्थान के शासक। उन राजस्थान के शासकों में हम हमीरदेव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राय सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह राठौड़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कुछ मराठों के बारे में, मराठों का इतिहास, और मराठों में विशेष रूप से हम पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के बारे में और शिवाजी के साथ साथ में वीर तानाजी राव मालुसरे के बारे में। कौन सा भाग दूसरे पार्ट में से हटा दिया गया है? तो दूसरे पार्ट में हम लोग दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते थे। विजयनगर और बहमनी वाला जो भाग था, उस विजयनगर और बहमनी वाले भाग को इस बार पाठ्यक्रम से अलग रख दिया गया है। विजयनगर बहमनी के साथ साथ जो सिख धर्म के प्रमुख 10 गुरुओं के बारे में जानकारी आती थी, वो सिख धर्म के 10 गुरुओं की जो जानकारी थी, किस प्रकार से उनका प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार से सिख धर्म का विकास हुआ, तो सिख धर्म वाला भाग भी इस बार पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है इस दूसरे पार्ट के साथ में। अंक भार कितने रखे गए हैं? तो दूसरे पार्ट के जो अंक हैं वो निर्धारित किए गए हैं आपके 6।
और पहले पार्ट के जो अंक है वो रखे गए हैं आपके 5। पहला पार्ट 5 नंबर का और दूसरा पार्ट रखा गया आपके 6 नंबर का। फिर हम आगे चले तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश को स्थापित किया, भारत को गुलाम बनाया, और फिर भारत में किस प्रकार से अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया गया। ये पार्ट आपके हैं इस बार 7 नंबर का। पढ़ना क्या क्या है और हटाया किन किन बातों को गया है। तो 1757 से लेके 1857 के बीच किस प्रकार से 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के लिए चेतना किस प्रकार से जागृत हुई, इन अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए जिससे तंग आए गए, और भारत में ऐसे कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए जिसे स्वतंत्रता की भावना बढ़ी, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। फिर हम देखेंगे प्रमुख आदिवासियों के द्वारा किए जाने वाले जनजातीय संघर्ष या जनजातीय आंदोलन के बारे में। साथ ही हम देखेंगे भारत के अंदर जो राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे देश की आजादी के लिए, और राजनीतिक आंदोलन को बांट दिया जाता है 2 भागों में, 1857 से लेके 1919 तक, और फिर 1919 से लेके 1947 यानी गांधी युग जो है, उस महात्मा गांधी के योगदान के बारे में, यहां कांग्रेस के बारे में या महात्मा गांधी के योगदान के बारे में विशेष रूप से। फिर देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में, इसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। इस तीसरे पार्ट में से कौन कौन सा भाग हटा दिया गया है, कौन सा भाग हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में से या पाठ्यक्रम में से किसे बाहर कर दिया गया है। तो जिसे बाहर किया गया है वो है अंग्रेजों का मराठों के साथ में और अंग्रेजों का मैसूर के सुल्तान के साथ में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को इस बार नहीं पढ़ना है। अंग्रेजों का पंजाब के साथ में किस प्रकार से संघर्ष हुआ वो भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। साथ साथ में ये जो क्रांतिकारियों के संगठन बने हुए थे, उन क्रांतिकारी संगठनों ने किस प्रकार से देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाते हुए संघर्ष या योगदान दिया, उसको भी नहीं पढ़ना है। अब यहां हम लोग जब क्रांतिकारी संगठनों के बारे में पढ़ते थे तो विशेष रूप से हम पढ़ते थे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को, जिसमें चापेकर बंधुओं की भूमिका, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, और बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और साथ में किसान आंदोलन। ये जो भाग होगा, इस भाग के बारे में हम लोग इस बार चर्चा नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे चौथे पार्ट, जिसमें हम विश्व का इतिहास पढ़ते थे, और विश्व के इतिहास में केवल एक ही भाग रखा गया है इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति वाले भाग को। औद्योगिक क्रांति के कारण, उसका स्वरूप और उसके परिणाम, ये 3 भाग हम लोगों को इस औद्योगिक क्रांति में पढ़ना है। हटाया किस चीज को गया था, तो हटा दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है, उस भाग को। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ उसे, और जर्मनी और इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसे पूरा का पूरा इस बार पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है, इसे शामिल नहीं किया गया है। फिर इतिहास के बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल के बारे में या राजनीतिक शास्त्र के बारे में या राजनीतिक विज्ञान के बारे में। राजनीतिक विज्ञान के अंदर जो हमारा पहला 5वां पार्ट आता है लोकतंत्र, 5 नंबर का पार्ट है, और इस 5 नंबर के पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजों को रखा गया है और किसे हटाया गया है। तो शामिल किया गया है इसमें लोकतंत्र के अर्थ, विशेषता, लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र के लिए आवश्यक परिस्थितियां और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। इसमें हम उसके गुण और दोष, इन दोनों चीजों को देखते थे। अब हटाया किसे गया है, लोकतंत्र की अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी, उन सारी की सारी परिभाषाओं को हटा दिया गया है। लोकतंत्र की कार्यप्रणाली किस प्रकार की, वो कार्यप्रणाली वाला भाग हटा दिया गया है, और लोकतंत्र की अवधारणा और लोकतंत्र के जो सिद्धांत दिए गए थे, उन लोकतंत्र की अवधारणा वाले भाग को और लोकतंत्र के सिद्धांत वाले भाग को अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से इस बार। फिर हम लोग छठे पार्ट में चलें केंद्र सरकार की तरफ। तो केंद्र सरकार वाला जो पार्ट है ये है 7 नंबर का। इसमें क्या क्या रखा गया है, इसमें शामिल किया गया है सरकार का अर्थ, सरकार किसे कहा गया है, सरकार की परिभाषा, साथ में इसमें सरकार के प्रमुख अंगों में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और फिर हम व्यवस्थापिका में देखेंगे भारत की संसद, संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा, संसद की किस प्रकार की कार्य प्रणाली उसके बारे में और संसद की शक्तियों के बारे में।
फिर हम देखेंगे हमारी कार्यपालिका, और कार्यपालिका में विशेष रूप से पढ़ना होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष की भूमिका के बारे में। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के अंदर न्यायपालिका वाला भाग आता है, उस न्यायपालिका वाले भाग के अंदर केवल न्यायाधीशों की जो योग्यता है, उन न्यायाधीशों की योग्यता को ही इस बार पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हटाया किस किस भाग को गया छठे पाठ में से? जो केंद्र की कार्यपालिका थी, उस केंद्र की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया है, मंत्रिपरिषद को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती थी, प्रधानमंत्री को पढ़ना है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद थी, उस मंत्रिपरिषद को हटा दिया गया है। मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद के अधिकार और मंत्रिपरिषद की शक्तियां, इन्हें पूरा का पूरा अलग कर दिया गया है केंद्रीय कार्यपालिका से। साथ ही साथ जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता को रखा गया है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के अलावा सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता था, और सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था, उस क्षेत्राधिकार वाले भाग को पूरा का पूरा पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया। इसे इस बार हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर 7वें पार्ट में हम देखते थे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार वाला जो पार्ट है वो 8 नंबर का रखा गया है, अंक भार इसके है 8। राज्य सरकार में हम विधानमंडल, और विधानमंडल में हम लोग देखते थे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में। इस बार क्या क्या देखना है हम लोगों को? इस बार देखना है इस विधानमंडल या विधायिका, और इसमें विधानमंडल के 2 अंग जो होंगे, उसमें विधानसभा, विधानसभा का किस प्रकार से गठन होता है, विधानसभा का कार्य क्या क्या होता है, कौन कौन सी शक्तियां इसके पास में रहती है, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का कार्य और विधान परिषद की शक्तियां, ये यहां पर देखना है। फिर राज्य की कार्यपालिका में, राज्य की कार्यपालिका का गठन किन किन से मिलकर होता है, राज्य की कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका का अधिकार क्या है, और राज्य की कार्यपालिका के पास में शक्तियां क्या होती है। इसमें विशेष रूप से हम लोगों को पढ़ना है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता और उन न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो राज्य की न्यायपालिका है, जिसे हम उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, या यहां हम कह सकते हैं राज्य न्यायपालिका। तो राज्य न्यायपालिका वाला जो भाग है, उस न्यायपालिका वाले भाग के अंदर न्यायाधीशों की योग्यता और न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, वो हम लोगों को देखना होगा। राजस्थान में विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता था, वो राजस्थान की विधान परिषद की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हटा दिया गया, और राजस्थान में विधान परिषद है या नहीं है, वर्तमान में राजस्थान में विधान परिषद की क्या स्थिति है, इस राजस्थान की विधान परिषद वाले भाग को पूरा का पूरा इस 7वें पार्ट में से अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है राज्य सरकार में से। फिर पॉलिटिकल के बाद हम लोग देखते हैं भूगोल के बारे में। 3 पार्ट हमारे पॉलिटिकल के हो गए, लोकतांत्रिक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर चलते हैं भूगोल की तरफ। तो भूगोल में किन किन बातों को रखा गया है और कौन कौन सी बातों को हटा दिया गया है। तो भूगोल में जो जल संसाधन वाला भाग है, 8वां पार्ट 2 नंबर का जल संसाधन, इस जल संसाधन वाले भाग को पूरा का पूरा रखा गया है, इसमें हटाया कुछ भी नहीं गया है, कोई कुछ भी इसमें से परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पूरा जैसा पार्ट था उसमें प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल का किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है, और राजस्थान में जो जल स्वावलंबन की योजना चलाई गई थी राजस्थान के संदर्भ में, उनको हमको पूरा का पूरा देखना होगा, पढ़ना होगा। फिर 90 पार्ट में चले भारतीय कृषि, जो 3 नंबर का रखा गया है। इसमें हमें केवल और केवल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, उन खाद्यान्न फसलों को ही पढ़ना होगा। खाद्यान्न फसलों के अलावा जो इस भारतीय कृषि के दूसरे भाग थे, जिसमें दलहन फसलें शामिल होती थी, उन दलहन फसलों को इस बार पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस कृषि का क्या योगदान है, उस भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान वाले भाग को भी पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है, इसे भी शामिल कर दिया गया है। इसे भी इस बार हम जो भारतीय कृषि के अंदर हमेशा पढ़ते थे, वो इस बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात करें, जो 5 नंबर का पार्ट होगा हमारा, इसमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है और कौन से विषयों को, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो इसमें भारत के प्रमुख जो खनिज पेटियां हैं, और उन खनिज पेटियों में फिर हम लोगों को ऊर्जा खनिज, और ऊर्जा खनिज में भी कोयला, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा जैसे खनिज होंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिजों के बारे में।
किसके बारे में नहीं हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग खनिज और ऊर्जा के जो संसाधन है, उन ऊर्जा के संसाधनों में जो खनिज आते थे, जैसे लोह खनिज, अयस्क, लोह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता और अभ्रक, इनके बारे में इस बार चर्चा नहीं करेंगे। इन्हें पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया, इन्हें हटा दिया गया है। फिर भूगोल के अंदर ही जो आपके विनिर्माण उद्योग था 11वां पार्ट 4 नंबर का, उस 4 नंबर के विनिर्माण उद्योग पार्ट में से राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण को ही राजस्थान के संदर्भ में रखा गया है। बाकी जो हम भारत के बारे में पढ़ते थे, भारत में किस प्रकार से इन आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, और उसमें भी लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, इनके बारे में इस बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसे पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया, इसे पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। फिर जो जनसंख्या वाला पार्ट था मानव संसाधन, इस मानव संसाधन में जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या का घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषता क्या है, और उस विशेषता में साक्षरता दर और लिंगानुपात वाला भाग जो होगा वो तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसे पढ़ना होगा। और किसे नहीं पढ़ना होगा, जिसे नहीं पढ़ना होगा, उसमें आ रही है भारत की जनसंख्या की जो विशेषता है, उस विशेषताओं को, नगरीकरण वाले भाग को, जनसंख्या की समस्या को, जनसंख्या नीति जो बनाई गई है सरकार के द्वारा, उस जनसंख्या नीति को, और राजस्थान की जो जनसंख्या नीति है, इसे इस बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो विषय हैं, ये जो टॉपिक रखे गए हैं, इनके बारे में चर्चा होगी, इनके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी, इस बार इनको अलग कर दिया गया है। उसके बाद आपके परिवहन और संचार के साधनों वाला जो पार्ट था 13वां पार्ट, इस पूरे के पूरे 13वें पार्ट को पाठ्यक्रम में से अलग कर दिया गया है। 13वां पार्ट आपके इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हमें 13वें पार्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, और अर्थशास्त्र में हम देखेंगे कि जो 14वें नंबर पे पार्ट आता है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। तो आर्थिक अवधारणा और नियोजन जो 3 नंबर का पार्ट है, इसमें हम लोग आर्थिक विकास को पढ़ेंगे, और भारत में किस प्रकार से आर्थिक विकास के लिए जो नियोजन किया गया है, जो प्लानिंग की गई है, जो योजनाएं बनाई गई है, उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, उन अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में, हमारी राष्ट्रीय आय का जो सामान्य परिचय होगा, उस राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय और आर्थिक वृद्धि, ये जो हमें हर साल पढ़ने होते थे, इस बार हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो 3 क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन्हें हटा दिया गया है। राष्ट्रीय आय क्या है, किस प्रकार से इसे मापा जाता था, उसे हटा दिया गया है, और जो आर्थिक वृद्धि थी, उस आर्थिक वृद्धि को अलग कर दिया गया है। फिर 15वें पार्ट की अर्थशास्त्र में हम बात करें तो 15वां पार्ट आता है हमारे सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, और उसमें कुछ नई बातों को जो शामिल किया गया है वो नवीन प्रवृत्तियां। 6 नंबर का ये पार्ट होगा, इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया और कौन सी बातों को हटाया गया, पहले जिन्हें रखा गया उनके बारे में बात करें तो हमारे यहां पर जो आर्थिक सुधार का प्रयास किया गया, आर्थिक सुधार के जो कदम उठाए गए, उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी एलपीजी का जो मॉडल था, उस उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में बात होगी। वर्तमान के अंदर जो स्वदेशी की अवधारणा बढ़ रही है और विदेशी सामान को खरीदने के प्रति लोगों की जो इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और स्वदेशी किस प्रकार से स्वदेशी की भावना को प्रबल बनाया जा रहा है, स्वदेशी की अवधारणा को और स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास को, ये तो हमें पढ़ना होगा। और नहीं पढ़ना है वो है अविकसित अर्थव्यवस्था कैसी होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, और विकासशील अर्थव्यवस्था कैसी होती है। इस अविकसित और विकासशील के बारे में हमें जानने की आवश्यकता इस बार नहीं होगी। फिर अर्थशास्त्र में ही देखें आगे तो हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौती वाला टॉपिक था, हमारा 16वां पार्ट 4 नंबर का इस बार रखा गया है। इसमें हम लोगों को निर्धनता के बारे में पढ़ना है, बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है, बेरोजगारी के कारणों के बारे में पढ़ना है, और बेरोजगारी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उस बेरोजगारी के उपायों के बारे में हम लोगों को बात करनी होगी। कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, महंगाई या मूल्य वृद्धि वाला जो भाग था, उस मूल्य वृद्धि वाले भाग को इस बार पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। फिर आपके 17वां पार्ट आता था मुद्रा एवं वित्तीय संस्थान। इस पूरे के पूरे पार्ट को आपके सिलेबस से इस बार अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। आपको 17वां पार्ट पढ़ने की आवश्यकता इस बार नहीं होगी।
फिर 18वां पाठ उपभोक्ता से संबंधित उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। ये 5 नंबर का रखा गया है। ये पाठ हम लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें किसी भी भाग को हटाया नहीं गया है। पूरा का पूरा ये जो पाठ होगा आपके 18वां पाठ उपभोक्ता से संबंधित, तो इसमें उपभोक्ता किसे कहा जाता है, उपभोक्ता के अर्थ के बारे में बात होगी, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से किया जाता है, उस उपभोक्ता के शोषण के बारे में बात होगी, उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उपभोक्ता के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, उपभोक्ता को अगर किसी बात को लेकर कोई समस्या हो तो उस विवाद को कहां सुलझाया जा सकता है, किस प्रकार से उसका उपाय किया जा सकता है, उसके बारे में बात होंगे। और विशेष रूप से हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। और फिर आपके 2-2 नंबर के और पीछे 2 भाग आ जाते हैं, 19वां और 20वां सड़क सुरक्षा और स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। ये पूरा का पूरा रखा गया है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।